हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल ऐप पर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझना है। अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच जो संघर्ष हुआ इसको अच्छे से समझना है ताकि हम लोग आगे आने वाले जो मेंस के प्रश्न है उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। जो बच्चे वनडे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो वनडे लेवल का पेपर देते हैं, उनको ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। उनको सिर्फ 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन कि एला शापल की संधि, दूसरा पांडिचेरी की संधि और तीसरा पेरिस की संधि। बस ये 3 बातें आपको याद रखनी होती हैं, कब कब हुई थी। क्वेश्चन आपसे ऐसे पुटअप किया जा सकता है कि कर्नाटक का जो पहला युद्ध है ना, वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ। कर्नाटक का दूसरा युद्ध, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो वनडे लेवल का पेपर देंगे वो 3 बातें याद रखेंगे इस क्लास से। पहला, कर्नाटक का पहला युद्ध एला शापल की संधि के तहत समाप्त हुआ। कर्नाटक का दूसरा युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ और कर्नाटक का तीसरा युद्ध आपका पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ है। तो याद रखना है आपको, एला शापल, पांडिचेरी और पेरिस की संधि याद रखना है। वनडे लेवल वाले बच्चे अब थोड़ा सा दूर रहेंगे। अब आ जाओ, है ना, पीसीएस वाले बच्चे और यूपीएससी वाले बच्चे जो आपका सीधे पेपर मेंस का पेपर देने जा रहे हैं उसको अच्छे समझना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या चाल चली, कैसे भारतीय नरेश विफल हो गए, उन सभी की जानकारी आपको इस कर्नाटक वॉर में देखने को मिलेगी। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो कर्नाटक आप समझ रहे हैं कि महाराष्ट्र के नीचे वर्तमान में जो कर्नाटक है ये वो कर्नाटक नहीं है, ठीक है ना। कर्नाटक की पोजीशन क्या थी उस समय ये समझ लेंगे। तो कर्नाटक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा है CARNATIC, है ना। तो कर्नाटक की जो पोजीशन है वो ये है, ठीक है ना। जो कर्नाटक की पोजीशन है वो उस समय इधर हुआ करती थी, यानी कि आप देख पाएंगे पूर्वी तट पर, ठीक है ना। तो ये है आपका पश्चिमी तट, ये है आपका पूर्वी तट। तो पूर्वी तट पर आपके कर्नाटक की पोजीशन हुआ करती थी। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कर्नाटक उस समय किस सूबे का अंग था, तो कर्नाटक उस समय हैदराबाद के सूबे का अंग था जब कर्नाटक का युद्ध हुआ था। कर्नाटक का नवाब उस समय था अनवरुद्दीन। क्या नाम था? अनवरुद्दीन। और अनवरुद्दीन के बेटे का नाम था महफूज खां। मैं आपको बस समझाता चलूंगा, आपको बस सुनते चले जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष क्यों हुआ? तो सबसे पहली बात, दोनों ही व्यापार करने आए थे, तो सबसे पहला कारण तो व्यापारिक प्रतिद्वंदता ही हो जाएगी। अरे हाँ कि ना। तो किसी के व्यापार को ठप करेंगे तभी तो हमारा व्यापार चलेगा, उसके व्यापार को समाप्त करेंगे तब हमारा व्यापार चलेगा, हमारा समाप्त हो जाएगा तो उसका चलेगा। तो सबसे पहला कारण तो हो गया व्यापारिक प्रतिद्वंदता। लेकिन व्यापारिक प्रतिद्वंदता में जो लड़ाइयाँ होती थी वो बहुत छोटे छोटे स्तर की होती थी और हट जाती थी। दोनों ही इंतजार कर रहे थे कि कुछ ऐसा बड़ा हो जाए कि हमको सही से लड़ने का मौका मिले। इधर फ्रांसीसी भी वेट कर रहे थे, इधर अंग्रेज भी लड़ाई का वेट कर रहे थे। तो हुआ क्या इसको समझते हैं। इसके पहले सभी लोगों ने, चाहे अंग्रेजों की बात की जाए चाहे फ्रांसीसियों की बात की जाए, दोनों ने अपने अपने मुख्यालय और बस्तियों का निर्माण कर लिया था। अंग्रेजों के पास बहुत सारी बस्तियां और उनके उप कार्यालय भी बनाए जा चुके थे। लेकिन 3 बातें आपको याद रखनी है। अंग्रेजों की बस्तियों में 3 बस्तियां आपको याद रखनी है। जैसे नंबर 1 मद्रास, नंबर 2 बम्बई और नंबर 3 कलकत्ता, ठीक है। तो मद्रास, बम्बई और कलकत्ता ये 3 याद रखना है, ये अंग्रेजों की प्रमुख बस्तियां हैं। मद्रास का डिजाइनर फ्रांसिस डे था, कलकत्ता का डिजाइनर जॉब चारनाक था और बम्बई का डिजाइनर गैरोल्ड अंगियार था। ये 3 बातें याद रहेंगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरी तरफ फ्रांसीसियों की बस्तियों की बात की जाए तो उनका मुख्यालय था पांडिचेरी। उनका मुख्यालय क्या था? पांडिचेरी। पांडिचेरी के साथ साथ कराईकल, है ना, पांडिचेरी के साथ साथ कराईकल, माहे, चंद्रनगर, मॉरिशस, है ना। तो मॉरिशस जो था वो अलग पार्ट है, जो मॉरिशस इधर वाला पार्ट है वो एक अलग पार्ट है। मॉरिशस में आप देखेंगे जो फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया है उनका भारतीय फ्रांसीसियों से कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो जो व्यापारिक कंपनी आती थी वो जिस क्षेत्र पर कब्जा करती थी वो एक दूसरे को मदद नहीं करती थी, वो अपना खाने बटोरने में लगी रहती थी, ठीक है। तो फ्रांसीसियों की जो बस्ती मॉरिशस में है वहां का गवर्नर है ला बूरडाने। कौन है बच्चे? ला बूरडाने। और उसका हमारे यहाँ के फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब आप जानते हैं कि चोर चोर क्या हो जाते हैं, मौसेरे भाई हो जाते हैं, तो इसकी बातें हम लोग अभी सच करके बात करेंगे। तो हमने आपको क्या क्या बताया, फटाफट से याद रखना है कि हमने आपको बताया फ्रांसीसियों की बस्ती याद रखनी है। फ्रांसीसियों की बस्ती कौन कौन सी? पांडिचेरी, कराईकल, माहे, सूरत, चंद्रनगर और मॉरिशस। मॉरिशस का गवर्नर कौन है? ला बूरडाने। मॉरिशस का गवर्नर कौन है? ला बूरडाने। क्लियर हो गई
बहुत बढ़िया। तो हमने युद्ध का कारण क्या बताया? पहला कारण बताया व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता, लेकिन उस व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता में बहुत लंबी लड़ाई नहीं हो सकती थी, तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन 1740 में ऑस्ट्रिया में जब उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध शुरू हुआ, है ना, जब 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध शुरू हुआ, यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध शुरू हुआ। अब उस इंग्लैंड और फ्रांस के युद्ध जब उधर शुरू हुआ तो उसकी जो जड़ें थी वो यहाँ तक फैली हुई थी। जैसे ही वहां पर तोप का गोला छूटा, वैसे ही भारत में भी युद्ध क्या हो गया? शुरू हो गया। ठीक है ना। तो भारत में युद्ध क्यों शुरू हुआ? तो हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गए थे किसके? यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, इसीलिए भारत में भी युद्ध होना वाजिब हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? और दोनों वैसे भी लड़ने के लिए उत्सुक थे कि कब हम लोग की लड़ाई होगी। लेकिन अब यहाँ पर षड्यंत्र क्या होगा, कौन जीतेगा पहला युद्ध, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो इस स्लाइड को देखना है जो मैंने आपको लिख रखी है। अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध मैंने बताया आरंभ होगा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से। फ्रांसीसियों के हेडक्वार्टर और बस्तियां, हेडक्वार्टर आपका पांडिचेरी था, बस्तियां थी कराईकल, माहे, सूरत, चंद्रनगर और मॉरिशस। ठीक है। जो पांडिचेरी मुख्यालय था, है ना, इसका गवर्नर कौन था? तो आप कहेंगे डुप्ले। ठीक है ना। तो पांडिचेरी का जो गवर्नर था वो कौन था? डुप्ले था। और मद्रास का गवर्नर कौन था? निकोलस मोर्स। ठीक है। मद्रास का गवर्नर निकोलस मोर्स, पांडिचेरी गवर्नर डुप्ले, यानी डुप्ले जो है वो फ्रांसीसी गवर्नर है और निकोलस मोर्स क्या है? अंग्रेजी गवर्नर है। बताइए यहां तक आपको बात समझ में आई? यदि ये स्लाइड आपको समझ में आ गई तो हम लोग अगली स्लाइड पर चर्चा करेंगे। फटाफट से यस सर बोलते रहिए, जल्दी से फटाफट से। ओके, यस सर, और भी सभी लोग बोलेंगे। बहुत बढ़िया। तो इतनी बात हम लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे कर्नाटक के प्रथम युद्ध की। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 में शुरू होगा और 1748 में एला शापल की संधि हो जाएगी और ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो कारण क्या था? व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता। और सबसे मुख्य कारण क्या था? 1740 में शुरू हो गया था यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध। यूरोप में जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ तो सबसे पहले अंग्रेजों ने दिमाग लगाया। निकोलस मोर्स कहाँ गया? ये बंदा देखना, ये जो निकोलस मोर्स है, इसने तुरंत ही अंग्रेजों से कह दिया, इंग्लैंड में कह दिया कि जल्द ही बहुत बड़ी सेना जहाज के साथ भारत भेजो। तो निकोलस मोर्स दूरदर्शी था, इसने इंग्लैंड से क्या मंगा लिया? सेना मंगा ली। डुप्ले को ये खबर देर में लगी, डुप्ले को पता ही नहीं चला। और डुप्ले को जब ये बात पता चली, क्या डुप्ले को ये बात पता चली कि निकोलस मोर्स ने अंग्रेजों की सेना पहले ही बुला ली है और अंग्रेज कमांडर बार्नेट की अध्यक्षता में बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा भारत में प्रवेश करने वाला है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले अपनी जल शक्ति से अच्छी खासी से परिचित था कि मैं बहुत कमजोर हूं। फ्रांसीसी थल में अच्छा लड़ सकते थे, जमीन पर अच्छा लड़ सकते थे, लेकिन जल में अच्छा नहीं लड़ सकते थे। तो उनको अपनी जल शक्ति का अच्छा खासा अंदाजा था और डुप्ले को लगा कि अब हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। डुप्ले ने निकोलस मोर्स से कहा कि यार देखो, यूरोप में लड़ाई हुई है ना, उसमें हम लोग तो व्यापार करने आए हैं, तो हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, है ना। तो बताओ तुम मेरे दोस्त हो कि नहीं हो? तो डुप्ले ने जब निकोलस मोर्स से ऐसा कहा तो निकोलस मोर्स को तो ये बात पता चल गई थी कि भैया इंग्लैंड से जहाज निकल चुका है बड़ी सेना के साथ, बार्नेट की अध्यक्षता में। कमांडर बार्नेट बड़ा खतरनाक व्यक्ति है ना, और अब हम इन पर कब्जा कर लेंगे। तो उसने इसको आश्वासन ही नहीं दिया, मतलब निकोलस मोर्स ने डुप्ले को कोई रिजल्ट नहीं दिया कि हम लड़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे। अब डुप्ले की धुकुर पुकुर हो रही थी। अब डुप्ले सोचा कि अब तो गड़बड़ा जाएगी चीजें। डुप्ले ने क्या किया? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को बुलाया, अनवरुद्दीन के पास गया, है ना, और उनसे कहा कि अनवरुद्दीन जी, अब देखिए हम लोग तो व्यापार करने आए हैं, लेकिन ये मान नहीं रहा है निकोलस मोर्स, और ये ज़बरदस्ती हमारे ऊपर हमला कर रहा है, जबकि हम तो इसके ऊपर कभी हमला भी नहीं करते हैं। हम लोग व्यापार करने आए हैं तो व्यापार करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन अगर ये मारपीट करेगा, है ना, तो कब्जा करेगा, तो व्यापार को नुकसान होगा और आपको टैक्स भी नहीं मिलेगा। तो अनवरुद्दीन ने कहा कि यार बात तो तुम सही कह रहे हो। तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने निकोलस मोर्स से कहा कि अंग्रेजों, तुम लोग शांत रहोगे, शांत की नीति अपनाओगे और तुम लोग लड़ाई आपस में नहीं करोगे। निकोलस मोर्स से कह दिया कि बार्नेट से कह दो कि अपना जहाजी बेड़ा वापस ले जाए।
तो अंग्रेज नवाब अनवरुद्दीन को गुस्सा नहीं करना चाहते थे, क्रुद्ध नहीं करना चाहते थे, है ना, वो उसके साथ शांति समझौते के साथ रहना चाहते थे, क्योंकि वो व्यापार का विस्तार करना चाह रहे थे। तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन की बात मान ली। ये बात मैं आपको जो बता रहा हूं, ये लोगों के सामने आने वाली बात है। अब मैं आपको एक टॉप सीक्रेट बात बताता हूं। बताऊं? टॉप सीक्रेट बात यह थी कि डुप्ले ने क्या कहा। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से कहा कि जब निकोलस मोर्स अंग्रेज बार्नेट की अध्यक्षता में जो जहाजी बेड़ा आ रहा है, जब ये वापस चला जाएगा, तब हम मॉरिशस के गवर्नर ला बुर्डाने को चुपके से बुलाएंगे, मद्रास पर कब्जा कर लेंगे। किस पर? मद्रास पर कब्जा कर लेंगे, और कब्जा करके हम तुमको दे देंगे। किसको? अनवरुद्दीन को। तो अनवरुद्दीन जो है वो किसकी तलाश में था? मद्रास की। तो डुप्ले ने अनवरुद्दीन से कह दिया था कि अंग्रेजों से मद्रास छीनकर हम तुम्हें देंगे, अभी इनको शांत कर लो। समझ रहे हो बच्चे? तो ये बात हुई थी। ठीक है, अब अंग्रेज बार्नेट का जहाजी बेड़ा वापस चला गया, लेकिन एक छोटा सा जहाज, है ना, उसके उत्तराधिकारी पेनेट या पेटन की अध्यक्षता में भारत की तरफ कोरोमंडल तक पहुंचने वाला था। तो अब डुप्ले जान गया कि अंग्रेज जा चुके हैं। डुप्ले ने चुपके से ला बुर्डाने को बुलाया कि आ जाओ भाई। अब मॉरिशस का गवर्नर ला बुर्डाने अपने जहाजी बेड़ा के साथ वापस आया, भारत पहुंचा। भारत पहुंचा तो उसको पेटन दिखा, तो उसने पेटन को वहीं पर मार गिराया, लेकिन पेटन बच गया और श्रीलंका की ओर भाग गया। अब ला बुर्डाने और डुप्ले ने मिलकर किस पर हमला कर दिया? मद्रास पर। अब मद्रास को कब्जे में ले लिया किसने? डुप्ले और ला बुर्डाने ने। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ कि ना? अब अंग्रेज हक्का बक्का रह गए। अब अंग्रेज सोचे करें तो करें क्या। बात समझ आ रही? यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? यूरोप में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से लुइसबर्ग छीन लिया। इधर तो फ्रांसीसी जीत रहे थे और यूरोप में इंग्लैंड वाले जीत रहे थे। उधर अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती लुइसबर्ग पर कब्जा कर लिया, इधर फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों की मद्रास पर कब्जा कर लिया। यह बात आपको समझ में आ गई। अब जो ला बुर्डाने है, ये कहता है यार देखो हमें वापस जाना है, वरना मॉरिशस में चीजें गड़बड़ा जाएंगी। अरे हाँ कि ना? तो ला बुर्डाने ने अंग्रेजों से कहा एक काम करो, हमें 4 लाख पाउंड दे दो। कितना दे दो बच्चे? 4 लाख पाउंड हमें फिरौती दे दो, और फिरौती हमें दे दो तो हम तुमको वापस मद्रास कर देंगे। डुप्ले मद्रास पर परमानेंट अधिकार चाहता था, लेकिन ला बुर्डाने फिरौती में बड़े पैसा लेकर मद्रास देकर वापस जाना चाहता था। तो दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता हो गई। किसके किसके बीच में? बुर्डाने और डुप्ले के बीच में। अंत में बुर्डाने डुप्ले एक हो गए। इन्होंने 4 लाख पाउंड, कितना बच्चे? 4 लाख पाउंड किससे ले लिया? अंग्रेजों से। बात समझ आ रही है? और मद्रास अंग्रेजों को वापस देने की बात कह दी। ला बुर्डाने ने उसमें से आधा पैसा लिया और वापस मॉरिशस भाग गया। इधर जैसे ला बुर्डाने मॉरिशस वापस गया, इधर डुप्ले ने फिर से अपनी सेना मद्रास पर मतलब मद्रास पर हमला कर दिया और मद्रास को फिर से जीत लिया। मतलब डुप्ले मद्रास को छोड़ना नहीं चाहता था। ला बुर्डाने मतलब अंग्रेजों ने पैसा भी दे दिया है, बुर्डाने चला भी गया है, अब डुप्ले ने फिर से मद्रास पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों ने कहा आपने पैसा भी ले लिया और आपने छोड़ा भी नहीं। तो उसने कहा तो क्या हुआ, हमने फिर से कब्जा कर लिया, तुम फिर से हमको पैसा दो। अब अंग्रेज खिसियाए बैठे। अंग्रेजों ने इंग्लैंड से अपनी सेना वापस मंगाई कि भैया आ जाओ सेना लेकर। तो इधर डुप्ले ने सोचा अब क्या करें। तो डुप्ले ने पांडिचेरी के दक्षिण में अंग्रेजों की एक और बस्ती थी जिसका नाम था फोर्ट सेंट डेविड, है ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा मद्रास पांडिचेरी कर्नाटक नवाब के अनवरुद्दीन के अधीन थे। डुप्ले ने अनवरुद्दीन से है ना कहा कि छोड़ दो, ये सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इंग्लैंड से बार्नेट आ रहा था भारत की ओर, फ्रांसीसियों को पता था डुप्ले को जल से निर्बल है। ये सारी बातें हमने आपको यहाँ पर लिख रखी है, यही PDF आपको मिल जाएगी। अंग्रेज कमांडर बार्नेट को उत्तराधिकारी पेटन को हरा दिया, है ना, किसने? बुर्डाने ने, और वो लंका की ओर भाग गया। फिर हमने यहाँ बताया डुप्ले ने क्या कर दिया, मद्रास पर अधिकार कर लिया, है ना। ला बुर्डाने ने फिरौती ली 4 लाख पाउंड और वापस चला गया, लेकिन डुप्ले ने पुनः ऊपर कब्जा कर लिया और लॉर्ड क्लाइव और अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया। बात समझ आई? तो अब
इंग्लैंड से सेना आ रही थी। अब सेना आ रही थी तो ये लोग क्या करते, डुप्ले क्या करता, तो डुप्ले ने पांडिचेरी के दक्षिण में एक और अंग्रेजों की बस्ती थी जिसका नाम था सेंट डेविड। क्या नाम था बच्चे, सेंट डेविड। अभी बताता हूं, कहीं लिखा होगा यहाँ पे, हाँ ये पांडिचेरी के दक्षिण में क्या लिखा है बच्चे, पांडिचेरी के दक्षिण में सेंट फोर्ट डेविड था, उस पर कब्जा कर लिया। यानी अभी तो मद्रास पर कब्जा किया ही हुआ था डुप्ले ने, अब उन्होंने पांडिचेरी के दक्षिण में अंग्रेजों की एक और बस्ती थी सेंट फोर्ट डेविड, उस पर भी कब्जा कर लिया। अब उसके पहले क्या हुआ ये समझो, अनवरुद्दीन को पता चल गया कि मद्रास पर कब्जा हो गया है डुप्ले का। अनवरुद्दीन ने डुप्ले को बुलाया और कहा कि हम लोग के बीच में जो बात हुई थी कि हमें जीतने के बाद, मतलब मद्रास को जीतने के बाद तुम हमको मद्रास दे दोगे, चलो दे दो। तो डुप्ले मुस्कुराया और डुप्ले ने अनवरुद्दीन के साथ भी धोखा कर दिया और उसको मद्रास देने से मना कर दिया। अनवरुद्दीन गुस्सा आ गया, भयंकर गुस्सा आ गया और उसने अपने पुत्र महफूज खां से कहा कि डुप्ले सहित फ्रांसीसी सेना का खात्मा कर दो। अब महफूज खां बहुत बड़ी सेना लेकर जाता है, बात समझ आ रही है, और उन दोनों के बीच में होता है अड्यार का युद्ध। कहां पर होता है, सेंट थोमे मद्रास में। तो उसको अड्यार का युद्ध भी कह सकते हैं या सेंट थोमे का युद्ध भी कह सकते हैं। लेकिन फ्रांसीसियों जो बहुत कम थे, फ्रांसीसी सैनिक जो बहुत कम थे लेकिन अनुशासित थे, समझ आ गया, उन्होंने अनवरुद्दीन की सेना को पराजित कर दिया। अनवरुद्दीन की सेना जो हारी है, इससे भारतीय नरेशों की दुर्बलता सामने आ गई कि भारतीय नरेश कुछ नहीं कर सकते, भारतीय राजा बेकार हैं, उनकी बड़ी सेना से डरना नहीं है, उनकी सेना जो बड़ी है वो सिर्फ दिखावे के लिए है, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। अब महफूज खां की हार के बाद, अनवरुद्दीन की हार के बाद, अब फ्रांसीसी जो डुप्ले था वो जो जीता, उसकी ख्याति बढ़ी, प्रशंसा बढ़ी, अब हर जगह डुप्ले का नाम हो गया और भारतीय राजाओं की थूथू होना शुरू हो गई। उधर अंग्रेजों की सेना आ गई, अंग्रेजों ने सोचा कि क्या करें, तो अंग्रेजों की सेना ने फ्रांसीसियों के मुख्यालय पांडिचेरी पर कब्जा करना शुरू किया। लेकिन फ्रांसीसी कब्जे में आ सकते थे क्या, अब नहीं आ सकते थे, तो फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी से भगा दिया, किसको, अंग्रेजों को। तो अंग्रेज बेचारे पांडिचेरी घेरा डालने तो गए लेकिन असफल हो गए और वो वापस कहां जाने लगे, फोर्ट सेंट डेविड। बात समझ आ रही है, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों की बात की जाए तो डुप्ले हावी रहा इस पहली संधि में। बताओ यहां तक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से। अब हम लोग को देखना है युद्ध का अंत। उधर यूरोप में, जब यूरोप में युद्ध शुरू हुआ था, अरे हाँ कि ना, जब वहां भी युद्ध समाप्त होगा तो यहां पर भी युद्ध समाप्त होगा। तो यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में संधि हो गई 1748 में एला शापल की। अब उस संधि में अंग्रेज जो थे, है ना, उनको उस संधि के तहत अंग्रेजों को भारत में मद्रास वापस कर दिया गया कि भैया तुमसे मद्रास छीना गया है। और उधर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग छीन लिया था, तो उसको उनको वापस कर दिया गया। तो वापस अदला बदली हो गई एला शापल की संधि के तहत। तो अंग्रेजों को भारत में मद्रास मिल गया और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग मिल गया। तो एला शापल की संधि के तहत कर्नाटक का पहला युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध का महत्व क्या था, कर्नाटक युद्ध का महत्व या परिणाम क्या था? युद्ध का महत्व सिर्फ इतना था, कोई भारत में राजनीति का विस्तार नहीं हुआ, समझिएगा, भारत में कोई राजनीतिक सीमा का विस्तार नहीं हुआ। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो द्वेष चल रहा था, है ना, उसी का ये परिणाम था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। इसमें अंग्रेज बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे कि फ्रांसीसी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। दोनों आपस में लड़े नहीं थे, दोनों आमने सामने लड़े नहीं थे, दोनों ने अपना अपना दिमाग लगाया, चतुराई से एक दूसरे पे किले पर कब्जा किया था। तो आपस में लड़े नहीं थे, तो इसलिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की शक्ति में से कौन शक्तिशाली ज्यादा है इसका अभी निर्णय नहीं हुआ है। निर्णय सिर्फ एक ही चीज का हुआ है कि भारतीय राजा दुर्बल हैं, भारतीय नरेश दुर्बल है, भारत में जो नीति नियम काम कर रहे हैं, भारत में जो राज व्यवस्था काम कर रही है, वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। बात समझ आ रही है? तो अब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को यह पता चल गया है कि अब हमारा एक ही दुश्मन है, अंग्रेजों का फ्रांसीसी और फ्रांसीसियों का अंग्रेजी। अब हम ही दोनों लड़ेंगे, बाकी जो भारतीय राजा हैं उनका अब कोई औचित्य नहीं बना है। तो अब ये दोनों इतने पावरफुल हो जाएंगे कि अब ये लोग राजा खुद ही चुनेंगे। अब जो दूसरा युद्ध होगा कर्नाटक का, वो कर्नाटक में नवाब बनेगा कौन, इस पर युद्ध होगा, क्योंकि अनवरुद्दीन का पुत्र होगा मोहम्मद अली। बात समझ आ रही है? अनवरुद्दीन का पुत्र कौन होगा, मोहम्मद अली। थैंक यू।
ठीक है ना। तो अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि कर्नाटक के नवाब शुरुआत में दो स्थली थे। दो स्थली के बाद एक तरफ थे उनके पुत्र जिनका नाम था अनवरुद्दीन, और एक तरफ थे उनके दामाद चांदा साहब। अब उन्हीं को लेकर हम बताएंगे कर्नाटक का दूसरा युद्ध। अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गई है तो फटाफट से यस सर बोलो जल्दी से। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, कर्नाटक का प्रथम युद्ध समझ में आ गया, तो यस सर बोलो जल्दी से फटाक से। तो अब हम लोग बात करेंगे कर्नाटक के दूसरे युद्ध पर।